चलो चैप्टर नंबर 7 यूनिट 3 थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका जो बोर्ड में वेटेज है वो कितना है? 12 मार्क्स। ये चैप्टर कंटेन कितना करता है? ये जो यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ये 3 चैप्टर कंटेन करती है। कौन कौन से? चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। आज हम पढ़ेंगे जो चैप्टर है, उस चैप्टर का क्या नाम है? एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। हालांकि इसमें एग्रीगेट डिमांड के साथ साथ क्या चीज होती है? इसमें एग्रीगेट सप्लाई भी होती है। ठीक है, अब आते हैं मेन बातों पे। एग्रीगेट डिमांड और कंपोनेंट पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट पढ़ेंगे। तो ये जो थियरी है, इस थियरी का नाम क्या है? जैसे 11th में तुमने पढ़ा था थियरी ऑफ डिमांड, थियरी ऑफ सप्लाई, तो उसको कोई ना कोई दिया हुआ था। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो किसने दिया है? तो इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो है प्रोफेसर। ये पूरी थियरी इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगी जो हमको 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स और 12 मार्क्स में पढ़ना है। प्रोफेसर J.M. कीन्स। इसलिए इस थियरी को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है केन्सियन मॉडल। इसको हम जानते हैं किस नाम से? केन्सियन मॉडल के नाम से। और ये जो केन्सियन मॉडल है, मैं इस पे अप्रॉक्स 10+ assumptions अभी लिखवाऊंगा या बताऊंगा, और ये पूरी जो थियरी है वो इसी assumption पे घूमेगी। पूरे 12 नंबर जो हैं वो इसी assumption पे चलेंगे, या चैप्टर जो समझ में आएंगे सारे वो इन्हीं assumptions को साथ में लेके चलने होंगे। ये वो assumptions हैं जो प्रैक्टिकली प्रूवन assumption है, हवा में बनाए हुए assumptions नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक, अब आते हैं चैप्टर को शुरू करने। एग्रीगेट डिमांड चैप्टर का नाम जो होता है बुक में, वो हम आमतौर पर संदीप कर साहब की किताब प्रेफर करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स या रिलेटेड कंपोनेंट, जो भी इसका नाम होता है। एग्रीगेट डिमांड, तो 11th की अगर हम बात करें, 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, क्या कौन सा चैप्टर था ये? डिमांड। ठीक है, इसको हम 11th में पढ़ते थे किस नाम से? थियरी ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होती थी? जब एक आदमी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को अलग अलग प्राइसेस पे परचेस करना चाहे तो उसे डिमांड कहते थे। डिमांड होती थी 11th में पढ़ाई थी 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? अभी आज की 11th में मैंने पढ़ाया। एक होती थी तुम्हारी इंडिविजुअल डिमांड, और दूसरी कौन सी होती थी 11th में? मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में अंतर क्या था? दोनों में हम बात कर रहे थे पर्टिकुलर कमोडिटी की ही। दोनों में जो कॉमन फैक्टर था वो क्या था? कमोडिटी जो रहेगी वो कोई एक रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं मार्कर पेन की, ठीक, तो कमोडिटी क्या होगी? पर्टिकुलर मार्कर पेन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पेन या दिस माइक्रोफोन या कुछ भी। एक कमोडिटी एक होगी। इंडिविजुअल और मार्केट दोनों में ये कॉमन था। फिर अगला कॉमन क्या था दोनों में? अगला जो कॉमन पॉइंट था वो था वेरियस पॉसिबल प्राइजेस पे हम बात करते थे। 11th में जो पढ़े हुए तो याद है कि हम वेरियस, जैसे 2 रुपए में डिमांड कितनी होगी, 4 रुपए में कितनी होगी, 6 रुपए में कितनी होगी, 8 रुपए में कितनी होगी है। इंडिविजुअल और मार्केट में ये दोनों पॉइंट कॉमन होते थे। मतलब ये इंडिविजुअल में भी यही लिखोगे, मार्केट में भी यही लिखोगे। इंडिविजुअल और मार्केट अलग कहाँ से होता था? जब हम सिंगल इंसान के लिए बात करते थे, सिर्फ एक के लिए बात करें, जैसे इस मार्कर पेन को वेरियस पॉसिबल प्राइसेस पे ये कितने में खरीदेंगी सिर्फ एक आदमी, तो कौन सी डिमांड होगी? इंडिविजुअल डिमांड। मार्कर पेन अलग अलग कीमतों पे ये सब कितने में खरीदेंगे, तो कौन सी डिमांड होगी? मार्केट डिमांड। बस, मगर दोनों में कॉमन चीज क्या थी? कि हम ढेर सारी कमोडिटीज की बात कर रहे थे या ढेर सारे लोगों की बात कर रहे थे? बताओ। हम बात कर रहे थे सर ढेर सारे लोगों की। बस, कमोडिटी हमेशा पर्टिकुलर ही थी, सिंगल, और यहाँ पे लोग हो जा रहे थे तुम्हारे मल्टीपल। बस, कमोडिटी एक ही रह रही थी 11th में। एग्रीगेट डिमांड क्या है? जगह कहीं बची? नहीं बची। एग्रीगेट डिमांड क्या है? जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एडी के नाम से जानते हैं। आज के बाद से हम एडी ही वर्ड यूज करेंगे। एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इक्वल टू मार्केट डिमांड। पहले तो ये जान जाओ, ये अपना डाउट क्लियर करो, क्योंकि मार्केट डिमांड में सिर्फ लोग ज्यादा हो रहे थे, इंसान ज्यादा हो रहे थे, कमोडिटीज नहीं।
मगर तुम अपने कॉमन प्रैक्टिस से मुझको ये बताओ कि एक इंसान अपने जीवन काल में एक ही कमोडिटी यूज करता है? अपनी जिंदगी जीने के लिए एक ही कमोडिटी से जिंदगी चलती है? हम 1000 ऑफ कमोडिटीज यूज करते हैं एक साल में, ठीक? 100 तो नहीं, 1000 तो 100 ऑफ कमोडिटीज तो यूज कर ही रहे हैं, ठीक है? पेपर सोप से लेके, टॉयलेट सोप से लेके, ब्रश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कपड़ा, कॉपी, बुक, मोबाइल फोन, हजारों चीजें हैं। तो मार्केट डिमांड में हम कोई एक चीज उठाएंगे, जैसे मान लो मोबाइल फोन उठा लिए, जो आजकल जो तुमको समझ में आएगा, एग्जाम्पल उस पर बात करूँ तो मोबाइल फोन की अकेले इनके लिए क्या डिमांड है, तो वो कौन सी डिमांड कही जाएगी? इंडिविजुअल डिमांड। मोबाइल फोन की, एक मोबाइल फोन को एक स्पेसिफिक फोन था और उस स्पेसिफिक फोन की इन सबकी क्या डिमांड है, ये कही जाएगी मार्केट डिमांड, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए। अब लोग ज्यादा ही रखो, मगर सिर्फ अब मोबाइल फोन की बात नहीं होगी। अब एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया मल्टीपल इंडिविजुअल्स कह लो, लोग बढ़ जाएंगे, पूरा देश हो जाएगा, बेसिकली पूरा नेशन हो जाएगा। मल्टीपल इंडिविजुअल्स एंड देयर वेरियस कंजम्पशन आइटम्स, और उनके ढेर सारे कंजम्पशन के आइटम्स, ठीक? और हर आदमी एक ही कीमत पे सारी चीज खरीदता है या खरीद सकता है या क्षमता है? कुछ अमीर हैं, कुछ कम अमीर हैं, कुछ बहुत ज्यादा कम अमीर हैं, या गरीब जिसको कहते हैं वो हैं। तो मल्टीपल इंडिविजुअल्स एंड देयर वेरियस कंजम्पशन आइटम्स एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, ठीक है? अब इसमें से अगर तुम्हारे हिसाब से कुछ ढंग की चीज हो, इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। हाँ, अब देखो बोर्ड पे एग्रीगेट डिमांड की मीनिंग लिखी हुई है, क्या लिखा है? इट रिफर्स टू सम टोटल डिमांड ऑफ पर्संस, यानी कि जो भी लोग रह रहे हैं, पर्संस है, पर्सन नहीं है, इंडिविजुअल्स है, ठीक है? सम टोटल डिमांड ऑफ पर्संस, यानी कि एक आदमी की एक ही कमोडिटी पे डिमांड नहीं होगी, मल्टीपल कमोडिटीज पे डिमांड होगी। अब मान लो कि पर्सन जो है, पीपल जो है एक इकोनॉमी में, वो अगर 1000 रह रहे हैं और वो कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उनका जो कंजम्पशन है वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो 100 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक? तो इकोनॉमी में जो डिमांड बनेगी उसको कौन सी डिमांड कहेंगे, पहले ये क्लियर कर लो। मैं दोबारा मेक श्योर करता हूं कि उसको मार्केट डिमांड नहीं कहेंगे, उसको कौन सी डिमांड कहेंगे सर? एग्रीगेट डिमांड। और ये कितनी बन जाएगी? क्लियर? ऐसे ही बनता है ना? मैंने इस मार्कर पेन को साल भर में कितनी कमोडिटीज यूज की, अकेला मैं तो यूजर हूं नहीं, ऐसे करोड़ों अरबों लोग हैं इंडिया में, शर्ट, पेन, मोबाइल, रिचार्ज, 1000 ऑफ थिंग्स। तो इट रिफर्स टू सम टोटल डिमांड ऑफ पर्संस रिसाइडिंग इन एन इकोनॉमी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? उन लोगों की जो एक इकोनॉमी में क्या हो, रह रहे हो, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो नेशनल इनकम वाले वीडियो है उसमें तुम देख चुके हो, ठीक है? पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए, वो निश्चित समय क्या होगा? पीरियड ऑफ 1 ईयर होगा। अब यहाँ पे आते हैं, कुछ देखते हैं एडी इज इक्वल टू क्या क्या है, ठीक? तो एग्रीगेट डिमांड, डिमांड जब बनती है तो मान लो कि अगर मैं कोई चीज को डिमांड कर रहा हूँ तो मैं उसको कंज्यूम करूंगा, और जब मैं कंज्यूम करूंगा तो मैं उस चीज पे क्या करूंगा? खर्च करूंगा, यानी कि मैं करूंगा उस चीज पे एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं जरा ये बताओ? नेशनल इनकम में पढ़ा हुआ है, एक्सपेंडिचर होते हैं कितने टाइप से? 2 टाइप्स। पहला कौन सा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा कौन सा है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिवाइड हुआ था 2 पार्ट्स में, एक फिक्स्ड एसेट्स पे और एक करंट एसेट्स पे, इन्वेंट्री पे। मतलब एक इंसान की जो, देखो एक ये कॉमन प्रैक्टिस है कि हम जितना भी पैसा इकोनॉमी में कमाते हैं वो पूरा खर्च हो जाता है, या तो कंजम्पशन पे खर्च होता है और या तो इन्वेस्टमेंट पे होता है, मगर होता है। तो अब उसी चैप्टर में तुमको याद आ रहा होगा, ये पढ़े रहे होगे, सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। तो ये जो AD इज इक्वल टू C प्लस I है, तो ये कौन सा सेक्टर है? ये 2 सेक्टर है, ठीक? ये 2 सेक्टरल मॉडल है। अगर AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G है
तो ये याद आ रहा होगा, नेशनल इनकम से कोरिलेट करो इसको, तब ये कौन सा सेक्टर बन रहा होगा? 3 सेक्टरल। और अगर AD इज इक्वल टू टोटल डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस इन द ब्रैकेट X माइनस M है, तो ये है तुम्हारा 4 सेक्टरल। 4 सेक्टरल को एक और किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? ओपन इकोनॉमी। और 2 सेक्टरल मॉडल को किस नाम से जानते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक, अब मैं तुमको लिखवा दे रहा हूं कुछ एजम्पशंस, ठीक है? और एजम्पशंस लिखने के बाद, अच्छा मैं बता भी दे रहा हूं क्योंकि सारे एजम्पशन मैं बोर्ड पे लिख नहीं सकता और ओरली में डिक्टेट कर नहीं सकता, ठीक है? यहाँ पे जान जाओ, वीडियो में जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं बता दे रहा हूँ। हमारे पार्ट में सिलेबस में क्या है वो ये है, ठीक? हमको कौन से मॉडल को लेके पढ़ना है, पूरा अपना सिलेबस वो है, हमको पढ़ना है 2 सेक्टरल मॉडल पे। प्रोफेसर कीन्स की जो थियरी है जो हमारे सिलेबस में है वो कौन से मॉडल पे हमको पढ़नी है? 2 सेक्टरल मॉडल पे। यानी कि AD इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हर बार आप बोलोगे? C प्लस I, ठीक है? AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M होता है, मगर मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 7 हो या 8 हो या 9 हो, क्लास 12 में पढ़ते समय AD का फॉर्मूला हम सिर्फ क्या बोलेंगे? C प्लस I। क्यों? कौन सी इकोनॉमी हमको पढ़नी है? ठीक, असम्पशंस में बता देता हूं, नोट कर लो, उसके बाद आगे चलेंगे। देख लो, AD की एक बार और मीनिंग मैंने लिख दी है, क्या है? टोटल डिमांड ऑफ ऑल कौन सा गुड्स होगा? फाइनल गुड्स हम लेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं लेंगे, हम कौन सा सिर्फ लेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कौन करता है? कंज्यूमर सेक्टर, या जिसका दूसरा नाम क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक, कहां पे? डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि रिसाइडिंग इन एन इकोनॉमी, अभी लिखे। और टाइम स्पैन क्या होगा? एक अकाउंटिंग ईयर, दैट इज पीरियड ऑफ 12 मंथ। ठीक, AD का जो फॉर्मूला बनेगा, एजम्पशंस पे भी हम आते हैं, ठीक है? ये पहले एजम्पशंस पे ही चलो आ जाते हैं, अब इसको थोड़ा साइड करते हैं। एजम्पशंस मेरे ख्याल से 10 एजम्पशंस के आसपास मिलेंगे, अभी बोर्ड पे 3 है, फिर और लिखता हूं। Assumptions to income and employment theory, ये जो assumption है ये तीनों चैप्टर में काम आएंगे, 7 में भी, 8 में भी और 9 में भी। पहला assumption क्या है? This theory is propounded by Professor J.M. Keynes, ठीक है? इस theory को कौन दिया था? महान इकोनॉमिस्ट J.M. Keynes ने दिया था। और इस theory को किस नाम से जानते हैं? केन्सियन मॉडल या केन्सियन अप्रोच के नाम से जानते हैं। Keynes से केन्सियन बनाया। सेकेंड assumption क्या है? बेसिस ऑफ स्टडी, यहाँ से मेन बात शुरू होती है। इस पूरे थियरी को पढ़ने का जो बेसिस है, अभी भी मैंने ओरली बताया, वो क्या है? इकोनॉमी क्या होगी? क्लोज्ड इकोनॉमी होगी। क्लोज्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? सिर्फ 2। अब जैसे इकोनॉमी में जब चैप्टर नंबर 1 मैक्रो का पढ़े रहे होगे तो इकोनॉमी में 4 सेक्टर तुमने पढ़ा होगा। एक सेक्टर तुमने पढ़ा होगा हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको कंज्यूमर भी कहते हैं। एक पढ़ा होगा प्रोड्यूसर, जिसको फर्म भी कहते हैं। एक पढ़ा होगा गवर्नमेंट, और एक पढ़ा होगा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड या एक्सटर्नल या इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसमें कितने सेक्टर्स को हमको सिर्फ लेना है? 2। कौन कौन सा वो दोनों? बोर्ड पे लिखा हुआ है। 2 सेक्टरल मॉडल ही लेके चलना है। रियल फ्लो, मनी फ्लो पढ़े हो ना, हाउस होल्ड प्रोड्यूसर था, हाउस होल्ड से जाते थे फैक्टर सर्विसेज, तो प्रोड्यूसर सेक्टर उनके लिए क्या बनाता था? गुड्स एंड सर्विसेज। वो रियल फ्लो, मनी फ्लो है, क्या कर रहा है? सिर्फ हमको 2 सेक्टर ही लेके चलना है। अब जब हम 2 सेक्टर लेके चल रहे हैं, यानी कि सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, तो गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का यहाँ कहीं कोई जिक्र नहीं होगा। चलो बात खत्म। तीसरा एजम्पशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? क्या लिखा हुआ है? देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम कंजम्पशन। इकोनॉमी में हमेशा क्या होगा? ऑलवेज, हमेशा क्या होगा? मिनिमम कंजम्पशन। हमेशा घर में, हमारे आपके, हम तुम सबके घरों में एक मिनिमम कंजम्पशन होता है हमेशा। इवन एट, किस दशा में? ये सबसे बड़ी चीज है। इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, मतलब अगर तुम्हारी इनकम 0 है, देखो ये असम्पशन हवा में नहीं बनाया, मैं बोला था ना प्रैक्टिकली प्रूवन होंगे। अभी तुम्हारी इनकम क्या है? 0।
मगर तुम्हारे ऊपर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है, तुम्हारा महीने का कंजम्पशन का खर्च है कि नहीं है? यू हैव सम मिनिमम कंजम्पशन, बेयर मिनिमम कंजम्पशन तुम्हारा अपना है, वो कंजम्पशन, वो खर्चा कोई और कर रहा है, वो तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। मगर बीइंग एज एन इंडिविजुअल अगर तुम्हारी बात करूं तो तुम्हारा अपना खर्च है कुछ, बिल्कुल, और तुम्हारी लेवल ऑफ इनकम क्या है? 0। ऐसे तरह के, अब ये भी तो एक तरह का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही है ना, ऐसे वाले कंजम्पशन को क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, स्वायत्त शासी, ठीक, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये तो करना ही होना है भाई, पढ़ रहे हो तो पढ़ाई का खर्च तो होना ही है, लाजमी है। हाँ, इसीलिए तो पढ़ रहे हो कि पढ़ लिख के अच्छे आदमी बन जाओगे तो कुछ कमाओगे, ठीक, और नहीं अच्छे आदमी बनोगे तो ड्रीम 11 से कमाओगे, ठीक है। और उस ऑटोनॉमस कंजम्पशन को क्या कैसे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल सी है ये, कैपिटल सी नहीं है, ये बात मैं यहीं बोल रहा हूँ क्योंकि स्मॉल सी कैपिटल सी लिखने में समझ में आता नहीं है। स्मॉल सी है, सी बार से इंडिकेट करते हैं, ठीक, ये ब्रैकेट में है मगर ब्रैकेट में होता नहीं, सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, सी बार, बस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो उसको इंडिकेट करते हैं स्मॉल सी बार से। अब यहाँ पे आते हैं AD इज इक्वल टू C प्लस आई हो गया। इसमें जो C है, C का मतलब क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I जो है उसका मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो C है ये कौन सा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है? भाई एक्सपेंडिचर तुम कब करते हो? जब तुम्हारे पास इनकम होती है, और तुम्हारी मान लो कि अगर इनकम साल भर की 20 लाख रुपए है तो खर्च क्या तुम पूरा 20 लाख कर लेते हो? नहीं, खर्च करने लायक तुम्हारे पास बचता ही होगा मान लो कि 15 लाख रुपए। सर क्यों? 5 लाख रुपए टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। तो जो तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसा बचा सरकार के टैक्स काट लेने के बाद, उस इनकम को क्या कहते हैं? उस इनकम को कहते हैं, बोर्ड पे जो लिख रहा हूं उसको पढ़ लेना, क्या लिखा हुआ है? डिस्पोजेबल इनकम। ये वो इनकम है जिसको एक इंडिविजुअल स्वतंत्र है खर्च करने के लिए, इंडिपेंडेंट है, ठीक। तुम्हारी पैकेज फिक्स हुआ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBA 20 लाख रुपए पर एनम, 20 लाख रुपए में गवर्नमेंट ने 5 लाख टैक्स काट दिया, वो रूल है, वो कटेगा ही कटेगा। अब बचा तुम्हारे पास इन हैंड कितना बचा? नाउ यू आर फ्री, तुम अपने 15 लाख को कैसे भी खर्च करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक। अब उस 15 लाख रुपए में से तुम क्या करोगे? उस 15 लाख रुपए में से कुछ तुम C पे खर्च करोगे और कुछ I पे। पूरा 15 लाख C पे नहीं खर्च होता है किसी का, ये तो सीधी सी बात है। रिक्शा वाला 500 रुपए एक दिन में कमाता है तो 450 ही खर्च करेगा, पूरा 500 नहीं खर्च कर देगा। कोई भी अपनी 100% कमाई हुई इनकम खर्च नहीं करता है, छोटा ही परसेंटेज 5% ही बचाएगा, 2% ही बचाएगा, फ्यूचर के लिए बचा के रखता ही है, अगर आपकी इनकम कंसिस्टेंट है, लगातार है तो। क्लियर? चलो इतना नोट करो, फिर उसके बाद 3 और एग्जाम्पल आज लिखवा देता हूं। चलो नेक्स्ट 3 और एग्जाम्पल्स हैं, इसके बाद 3-4 और एग्जाम्पल्स हैं, मगर आज अभी यहीं पे खत्म करेंगे हम बात। एग्जाम्पल नंबर 4, एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, और ये वाजिब सी बात है कि पैसा बढ़ता ही है, आज 100 कमा रहे हो, कल 200 कमाओगे, परसों 300 कमाओगे, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर आदमी की इनकम बढ़ती है। एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? कंजम्पशन पे होने वाला खर्च भी क्या होगा? बढ़ेगा। और ये बात प्रूवन फैक्ट है कि गलत है? हवा में बोला हूं ना, हवा में बनाया हुआ असम्पशन नहीं है। इनकम की इंसान की जब इनकम बढ़ती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका बढ़ता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब बढ़ता है? जब हम कंजम्पशन पे हम खर्चा बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक। पहले कीपैड फोन चला रहे थे, फिर एंड्रॉइड चलाए, ठीक। भविष्य में और इनकम तुम्हारी बढ़ जाएगी तो आईफोन भी चलाओगे। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन पे भी खर्चा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है? ये पॉजिटिव रिलेशन है। 11th में पढ़े होगे स्टैटिस्टिक्स में, कोरिलेशन में पॉजिटिव या डायरेक्ट कोरिलेशन है, किसके किसके बीच में? इनकम में और कंजम्पशन में। असम्पशन नंबर 5, देयर इज ऑलवेज, हाँ अब ये असम्पशन है, ये मान के चलना है, ठीक है। हमारा इनकम में जो चेंज आएगा, चेंज का मतलब है इंक्रीज, है डिक्रीज की बात हो ही नहीं रही है, इंक्रीज की ही बात होगी। इनकम में जो चेंज आएगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आएगा। और 6 क्या कह रहा है?
कि कंजम्पशन में भी जो चेंज आएगा, यानी कंजम्पशन भी जो बढ़ेगा वो हमेशा इक्वल और कांस्टेंट बढ़ेगा। मतलब अगर तुम्हारी इनकम आज 0 है और 0 से बढ़ के 100 हुई, तो अगले स्टेप पे बढ़ के कितनी होगी? हाँ, उसके अगले स्टेप पे ऐसा नहीं है ना कि 0 से 100 हुई तो 100 से 180 हो जाएगी या 220 हो जाएगी, ठीक है, इक्वल चेंज आएगा। ये पॉइंट नंबर 5 है। अगर तुम्हारा कंजम्पशन जो है वो मान लो कि 40 है, क्योंकि तो 0 इनकम पर भी कंजम्पशन होता है, अभी भी पढ़ो थर्ड एग्जाम्पल में। तो कंजम्पशन अगर 40 है, ठीक, तो कंजम्पशन में मान लो कि कुछ एक सर्टेन प्रपोर्शन बढ़ा, 80 का चेंज आया फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसके बारे में भी हमको कल पढ़ना है। तो यहाँ पे हो गई 120, 40 से 120 में कितने का चेंज आया? 80 का। तो अगला कितना चेंज आएगा? अगला वाला भी इसको ध्यान में रख के बोलना है, 80 का ही, यानी कि 200, उसके बाद 280, उसके बाद, समझे? चेंजेस हमेशा, चाहे इनकम हो चाहे कंजम्पशन हो, हमेशा चेंजेस क्या आएंगे? इक्वल रफ्तार से आएंगे, सेम इक्वल और कांस्टेंट प्रपोर्शन में चेंज आने वाला है, चाहे इनकम हो चाहे कंजम्पशन हो। बाकी और जो असम्पशन है वो कल बताऊंगा, ठीक है? चलो उसको नोट कर लो, बात खत्म करेंगे यहाँ पे।